जितने इलेक्शन के ऊपर पाकिस्तानी कौम का भी कोई इत्मीनान नहीं रहा, क्योंकि ये इलेक्शन जिस तरह हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी अवाम के पास वोट का हक नहीं है। हम जो तहरीक चला रहे हैं, हमारा लीडर इस वक्त जेल में है, मुश्किल में है, वो बुनियादी तौर पर इस वक्त मुल्क को आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए जेल में है, जो नए सूबों की बात हो रही है। तो ये इतने सेंसिटिव इश्यूज हैं कि जब तक इस पे तमाम कौम की तमाम स्टेक होल्डर का इत्तेफाक न हो, जब तक इस पे तमाम इकाइयां मुत्तफिक न हो, उस वक्त तक जो न कोई फैसला इस मुल्क के मुफाद में नहीं है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ एमन चौधरी। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में एक बार फिर मफाहमत की आवाज़ें आने लगी हैं। सियासी दर्जा हरारत कम करने की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इस वक्त मफाहमती सियासत का मरकज अडयाला की बजाय कोट लखपत जेल दिखाई दे रहा है। पीटीआई के मफाहमती ग्रुप फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। पसे पर्दा राब्ते तेज कर दिए गए हैं, जिसका मकसद ये बताया जा रहा है कि कोट लखपत जेल में कैद सियासी रहनुमाओं की रिहाई की राह हमवार की जाएगी। फवाद चौधरी ने दावा किया है कि मफाहमत के लिए कौमी मुज़ाकराती कमेटी कायम की जाएगी, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत कर रही है। और दूसरी जानिब पीटीआई के मज़ाहमती ग्रुप का लहजा बदस्तूर जारहाना है, जिसने अपना सियासी मरकज अडयाला जेल को बनाया हुआ है और इदारों पर संगीन इल्जामात की बौछार जारी है। कौमी मुशावरत कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए पीटीआई की सियासी कमेटी भी एक्टिव दिखाई दे रही है, जबकि दीगर जमातों की क़यादत से मुलाकातें भी की जा रही हैं। और तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी को भी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की बाज़ाब्ता दावत देने का फैसला किया है। उधर हुकूमती हलकों में तहरीक इंसाफ की बाज़गश्त भी सुनाई दे रही है। राना सनाउल्लाह और फैसल वोडा ये दावा कर चुके हैं कि अब पीटीआई अडयाला और पीटीआई पाकिस्तान अलग अलग होगी। इसी से मुतालिक हमारे प्रोग्राम का आज का पहला और बड़ा सवाल ये है कि पीटीआई का मफाहमती ग्रुप जारहाना बयानी की मफाहमत में बदल पाएगा या नहीं, या फिर मज़ाहमती ग्रुप मफाहमत के बयानी को तस्लीम करेगा। क्या तहरीक इंसाफ दो धड़ों में तकसीम होने जा रही है? इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोग्राम में सीनियर तज़कियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आमिर साहब, क्या कहते हैं, क्या मफाहमती ग्रुप जारहाना बयानी को बदल पाएगा? क्या बानी पीटीआई मफाहमत के बयानी को तस्लीम करेंगे? अच्छा, मैं तो सच्ची बात है कि खबर ठीक है, हमारे दोस्त ने दी, अंसार अब्बासी ने, लेकिन ये कौन सी कौमी मुज़ाकराती कमेटी है और ये कौन सी पीटीआई है जिनके 3 नाम आपने लिए हैं? पीटीआई के भगोड़े हैं सारे के सारे। इनको कौन बेचता है? ये तो उनकी इज्जत भी खाक में मिला रहे हैं जो कोट लखपत जेल में बैठे हैं। मतलब उनकी जेल को भी ये गंदा करने के चक्कर में है। खुद तो गंदे हो चुके हैं अपनी पार्टी से, इनको पूछता कौन है? फवाद चौधरी मुसलसल पीटीआई में जबरदस्ती घुस रहे हैं। अच्छा, इनके कहने में इन्वेस्टमेंट आएगी। कमाल नहीं हो गया वैसे भाई? वो पीटीआई जो है वो इमरान खान की है, तो ये जो अडयाला और कोट लखपत ढूंढ रहे हैं, परवेज खटक नहीं पार्टी बनाई, अलीम खान की पार्टी नहीं बनाई, और इनको तो किसी पार्टी में जगह ही कोई नहीं मिल रही, कभी इधर और कभी उधर। ये कौन है? ये बस खबर बराए खबर है कि जी उसमें एक अफसर भी मिल रहा है, एक फलाना भी मिल रहा है। भाई आप मिन्नत करते फिरते हैं, हमें कोई रोल मिल जाए किसी तरीके से, आपको कोई पार्टी नहीं कबूल कर रही, कोई मेन स्ट्रीम में सिर्फ मीडिया का आपका चूरन बिक रहा है, उनको बिठा लें, बुला लें, लेकिन इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और जो सेनेटर साहब हैं वहाँ पे, जिनकी सीटें भी चली गई, सब कुछ हो गया, तो ये उनकी जो सियासी जद्दोजहद है उसको भी गंदा कर रहे हैं कि जी हमें मुलाकात करा दें, हम बात करेंगे। शाह महमूद कुरैशी खामोश बैठे रहें, जमानत हो ना हो, जिस दिन वो ये कहेंगे कि मैं इमरान खान से बाहर हूँ तो पीटीआई से तो वो भी बाहर ही हो जाएंगे ना। वो कौन सा कोई क़यादत करने के मूड में है कि जी मैं पब्लिक को इकट्ठा कर लूँगा? भाई पब्लिक जो है, जो पीटीआई है, वो इमरान खान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अगर किसी को शक है तो ये मुज़ाकरात की जो दाग बेल खबर की सूरत में डलवाई गई है, ओरिजिनल भी करके देख लें, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ओरिजिनल ये है कि पीटीआई जो इमरान खान की है उसके साथ अगर आप कोई रास्ता ढूंढते हैं, वो कोई रास्ता ढूंढते हैं, जैसे ये कौमी वो कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, ये वो रास्ता है जहां से पीपल्स पार्टी को वो बुला रहे हैं, पीएमएलएन को नहीं बुला रहे। इट्स ओके, एक अच्छी बात है कि वो एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई एजेंडा करेंगे, कोई मुतालबा करेंगे, और किससे करेंगे? नहीं, पीटीआई के मैंने तो आपको कई धड़े पहले गिनवा दिए हैं। इनकी वैल्यू क्या है पहले वालों की? वो नए नामों से भी आ गई। परवेज खटक ने तो पीटीआई नाम रखा है, अलीम खान ने दूसरी पार्टी बना ली है, तो क्या हो गया? ऐसे नहीं हुआ करता कि आप जो बड़ी पार्टी है उसके अंदर से चंद लीडरों को इकट्ठा करके और उनका चूरन बेचेंगे, नहीं बिकेगा। पीटीआई वही है जो इमरान खान के साथ खड़ी है, उसके साथ तहरीक इंसाफ वो है जो जिसकी हुकूमत केपी में मौजूद है, उनके लोग जारहाना मूड में बात करते हैं, लेकिन साथ रास्ता भी ढूंढ रहे हैं। ये कौमी कॉन्फ्रेंस भी एक नुक्ता आगाज हो सकता है। इसका जो एलामिया जारी होगा, अगर ये नोक पलक सवार के कोई बेहतर राब्ता और रास्ता निकालेंगे इससे, मेरा ख्याल है तब तो शायद कोई बातचीत के लिए आ जाए। अदरवाइज तो
फौज की तरफ से बाकायदा बता दिया गया कि आपके जो इमरान खान साहब हैं वो फौज के दरमियान में और अवाम के दरमियान में दरार डाल रहे हैं, तो वहां तो रास्ता कोई नहीं है। हाँ, इस कॉन्फ्रेंस के जरिए अगर आप ढूंढ सकते हैं, मेरे ख्याल में इनको पीटीआई को कोशिश करनी चाहिए अपने लीडर से मुलाकात के लिए कोई कहीं ना कहीं यकीन दहानी कराएं कि हम बाहर आके वो काम नहीं करेंगे जो उनकी हमशीरा ने किया था, फिर तो रास्ता बनेगा, अदरवाइज आपके लिए कोई रास्ता नहीं है। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं, क्या मफाहमत हो पाएगी, क्या डायलॉग हो पाएगा, ये जो जारहाना रवैया है क्या ये तब्दील हो पाएगा? देखिए अमन, असल चीज़ तो यही है, पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन जो है, वो सियासी मफाहमत जो है, वही रास्ता है। इस वक्त पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं, जो इकनॉमिक मसाइल हैं, जो आपका इवन कॉन्स्टिट्यूशनल मसाइल हैं, इन सारे मसाइल से अगर आपने निकलना है तो उसके लिए आपको सियासी इस्तेहकाम चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है जब भी आएगी जब आप रिकन्सिलिएशन की तरफ जाएंगे, जब आप मफाहमत की तरफ जाएंगे। अच्छा, अब मफाहमत आएगी किस तरह से? एक पार्टी जिसको आपने बिल्कुल जो है वो ख़त्म करने की ठानी हुई है, यानी आपने उससे इलेक्शन सिंबल छीन के, फिर उसके इलेक्शन कैंडिडेट छीन के, फिर उससे इलेक्शन छीन के, फिर उससे जो है वो आपकी रिजर्व सीटें छीन के, फिर उसको उनके खिलाफ कैसे कैसे केस ला के और किस तरह के प्रोसीडिंग करके, और फिर अब जिस हाल में रखा हुआ है। 2-3 दिन पहले यूएन के राइट्स एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट आई थी कि इमरान खान साहब को इनह्यूमन कंडीशन में रखा गया है, गैर इंसानी जो है वो सलूक किया जा रहा है उनसे, उनको मिलने नहीं दिया जा रहा। एक कैदी के बुनियादी जो हकूक होते हैं, वो सिर्फ आम कैदी नहीं है, ये भी ध्यान में रखें कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, और इससे पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े, फॉर्मर प्रेसिडेंट तो छोड़े, जो फॉर्मर सिर्फ एमएनए एमपीए होते थे उनको जेलों में किस तरह से रखा जाता था, ये भी सबके सामने है। तो अब उसको गैर इंसानी कंडीशन में रख के आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि जी रास्ता ले। कैसे रास्ता ले? यानी आप दीवार से लगा के एक पार्टी को, उसके रहनुमाओं को आप ये कह रहे हैं कि जी आप अपना सियासी रास्ता ढूंढें कि, और फिर उससे भी बढ़ के ये कि जी वो सिक्योरिटी थ्रेट है। क्या यही पार्टियां जो अभी बैठी हुई हैं, इक्तदार में बैठी हुई हैं, क्या इनकी यादाश्त बहुत कम है, या ये कन्वीनियंटली इन्होंने जो है वो उसको जो है भुला दिया है कि किस तरह से बेनजीर भुट्टो जो है वो भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बनी थी, और उनको इक्तदार में ना आने के लिए, रोकने के लिए जो है इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया था। क्या नवाज शरीफ साहब खुद ये भूल गए हैं कि उनको भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया गया था? तो एक अगर इमरान खान साहब अकेले नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है ना, तो फिर ये लाखों करोड़ों जो जिन लोगों ने उनको वोट दिया ना, तो फिर तो आप ऐसे कह रहे हैं कि वो सारे लोग जो हैं उनको, उनके फॉलोअर्स, उनके सपोर्टर्स, वो भी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपनी अनाओं के खौल से निकलें, आप अपनी अनाओं के कैदी बने हुए हैं वहां से निकलें, आप मुल्क का सोचें, मुल्क को दुनिया कहाँ जा रही है। यानी ये देखें ना एमन, ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क, यानी दुनिया में आबादी के लिहाज से 5वां बड़ा मुल्क, इतना बड़ा कैपिटल है हमारे पास, ह्यूमन कैपिटल की बात कर रहा हूं, और हम दायरों में सफर कर रहे हैं, हम घूम रहे हैं उन दायरों में, हम अपनी अना की तस्कीन के लिए हमने मुल्क को जो है वो भेंट चढ़ा दिया है, अपनी अनाओं के भेंट चढ़ा दिया है। तो चाहिए ये कि जख्मों पे मरहम रखें आप, जो है वो कम से कम, अगर ये मिलने, कल भी यही हुआ कि मिलना था, नहीं मिलने दिया गया, खुलम खुला जो है वो कोर्ट की जो उसकी इंस्ट्रक्शन है उनकी खिलाफ वर्जी हो रही है। इमरान खान साहब को भी यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि उनको भी चाहिए कि देखें, इदारों को बीच में ला के, उनको ड्रैग करके, उनको कंट्रोवर्शियल बनाना, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को भी एक स्टेप पीछे जाने की जरूरत है, उनको रिकंसिडर करने की जरूरत है। ठीक है, वो बिटर हैं, उनके साथ जो ज्यादती हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन फिर भी अगर वो पाकिस्तान का सोचते हैं और वो कहते हैं कि जी वो पाकिस्तान का सोचते हैं, तो
मेरे ख्याल में एक स्टेप उनको पीछे जाना चाहिए, उनको, और फिर जो हमारी सियासी, हमारी मुक्तदरा है, हमारे सियासतदान है, उनको भी ये सोचना चाहिए कि हमने मुल्क के बारे में सोचे, मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में सोचे। और अगर कोई ये कोशिश ये की जाएगी कि जी तोड़ा जाए पीटीआई पाकिस्तान और पीटीआई अडियाला, तो ये हो चुका है। जैसे आमिर साहब ने कहा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान भी बनी और पीटीआई पार्लियामेंटेरियन भी बनी, लोगों ने उठा के उनको फेंक दिया। पार्टी जो है वो इमरान खान साहब की है, उसके बगैर कुछ नहीं है। सही। अयाज साहब, आप क्या कहते हैं, हुकूमत की जानिब से जो दावे किए जा रहे हैं, एक पीटीआई अडियाला और फिर एक पीटीआई पाकिस्तान के, क्या ये वाकई ऐसा होने जा रहा है? आपको नजर आ रहा है? क्योंकि आमिर साहब और नवीद साहब तो कह रहे हैं कि ऑलरेडी ऐसे कई धड़े बन चुके हैं। ये रिलीफ ज़्यादा लोगों को आगे लाने का मकसद ही है, एक और कोशिश है उसी तरह की जो पहले होती रही है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा होता वो जो अफसर से भी मुलाकात होगी, बहुत, चूँकि ये इम्पॉर्टेंट लोग हैं पीटीआई के, ये बात करते कि जी हाँ हमने इब्तदाई मुज़ाकरात उधर शुरू कर दिए और उसके ये नताइज आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान पे पाबंदी थी मुलाकातों की, ये देखें हमने ख़त्म करा दिया है, ये हम मुलाकातें शुरू कराने लगे हैं। ये फ़लाँ रिलीफ चाहिए था पीटीआई को, वो हम लेके दे रहे हैं, और उसके बाद फिर उस पर कोई एतबार भी होता। अब वहाँ तो सख्तियाँ पहले से बढ़ती नज़र आती हैं और ये एक धड़ा बीच में से खड़ा हो जाता है। अगर इन लोगों पे एतमाद होता है इमरान खान को, तो उसके बाद महमूद अशरफजई को आगे करते, वो जो राजा नासिर है उनको आगे करते। मतलब इस तरह के लोग आगे आके बात कर रहे होते हैं, उनके लिए बिल्कुल एतमाद नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि फवाद साहब चूँकि अडाला जेल में रहे, हो सकता है उन दिनों को अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई हो इनकी इमरान खान साहब के साथ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोग आंखें बंद करके इन पे एतबार कर लेंगे कि जी चलें। वो बात वही है, पीटीआई अडियाला वो तो है अपनी जगह, वो एक ही है, वो इमरान खान है। सही। पीटीआई पाकिस्तान में अब सारे पीटीआई के लोग शामिल कर लें, लेकिन वो एक जो अडियाला है वो इन सब पे भारी है। उसकी वजह ये कि वोट भी देखें, शहबाज शरीफ साहब जितने मर्जी काम कर लें, मरियम नवाज जितने मर्जी काम कर लें, वोट आज भी अगर मिलेगा नून लीग को तो वो नवाज शरीफ साहब की वजह से मिलेगा। इसमें किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी को वोट आज भी भुट्टो और बेनजीर के नाम पे मिलता है। जरदारी साहब की तो तस्वीर लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है इलेक्शन में कैंडिडेट के लिए। सही। ये बात ये हकायक है, इस पे इनकार नहीं किया जा सकता। ये और ये हमेशा से होता है। ये एफर्ट्स जितनी मर्जी कर लें और वो कुछ चार मौलवी इनमें इकट्ठे हो जाए, वो इधर उधर से पकड़ के इनको होगा कि जी ठीक है हम इतने लोग शो कर लें, लेकिन ये एफर्ट बिल्कुल इसका कोई फायदा नहीं होगा। और लोग इनको पीटीआई का सपोर्टर और वोटर इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होगा। या तो ये कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाएं, उसके बाद बात करें तो लोगों को शायद यकीन आ जाए। क्योंकि मेरे ख्याल में कि अगर कुछ लोग चाह रहे हैं कि ये आके कोई रोल प्ले करें या कोई पार्टी में कोई दरार डालें, तो फिर थोड़ा कुछ इनको दे भी दें, थोड़ी चीजें दे दें ताकि लोगों को बेच तो सकें वो सौदा दिखा के कि ये देखें जी ये हमारी दुकान का सौदा बड़ा अच्छा बिक रहा है, तो आप भी आ जाए। लोग और खरीदार आ जाते होते हैं। सही। फैसल साहब, जैसे अभी अयाज साहब ने कहा कि पीटीआई अडियाला ही पीटीआई है, जैसे उन्होंने मिसाल दी नून लीग की, पीपल्स पार्टी के, उनके जो वोट बैंक है वो किस वजह से, इसी तरह पीटीआई का भी सिर्फ बानी पीटीआई की वजह से वोट बैंक है। आप क्या समझते हैं कि बानी पीटीआई जो कि एक जारहाना अंदाज अपनाए हुए हैं, लेकिन एक ग्रुप मफाहमत के बयानियों को तस्लीम करना चाहता है, तो आप समझते हैं कि क्या वो राजी कर पाएंगे मफाहमत की जानिब उन्हें आने के लिए? देखिए, जिन खबर का आपने हवाला दिया है वो जिन साफ़ी की खबर है, पाकिस्तान के बहुत सीनियर साफ़ी हैं, उनकी रोज़ाना ऐसी एक ख़बर छपती है, उसमें ख़बर में मालूमात कम होती है और तज़िया, और अगर मोहताद लफ्ज़ों में बोले तो उनकी शायद ख्वाहिश उनकी या किसी और की वो ज़्यादा उस खबर के अंदर रोज़ाना होती है। रोज़ाना कई महीनों से आप देख लें, रोज़ाना 4 कालम या सुपर लीड की शक्ल में जो है ना मौजूद होती है। इस बात को अच्छी तरह सब आप समझ लें कि मुज़ाकरात वही होंगे जो इमरान खान या इमरान खान की तरफ से बराह रास्त नामजद करदा नुमाइंदे और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान होंगे। बाकी कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, बाकी सिर्फ अफसाने हैं, बाकी सिर्फ कहानियाँ हैं, बाकी सिर्फ वक्का, अगर कुछ हो भी जाता है तो वक्का ज़िया है, किसी की ख्वाहिश हो सकती है। अगर कोई इस हवाले से कोशिश भी कर रहा है तो उसको रायगा ही जाना है।
और ये जो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात होंगे, इसका फ़िलहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आता, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अभी इतनी मजबूत पोजीशन पर है और काराए हुकूमत जो है वो क्योंकि बिल्कुल मुनासिब अंदाज में चल रहे हैं, किसी उसको यूँ समझ लें किसी परेशानी के बगैर चल रहे हैं, तो अभी इस्टेब्लिशमेंट को ज़रूरत नहीं है कि वो इमरान खान के साथ जो है ना वो मुज़ाकरात करे। जो परेशानी आती है उस पर लिए वो तोड़ जो है वो कर लिया जाता है, तो इसलिए फ़िलहाल तो कोई मुज़ाकरात का इम्कान नहीं है। सही। लेकिन पाकिस्तान है, कल अगर सूरत हाल तब्दील हो जाए, मुज़ाकरात हो जाए तो अलग बात है। तो ये इन दो फरीकैन के दरमियान होने पाकिस्तान में की सियासत में यही दो फरीक बचे हैं, बाकी कोई फरीक बचा भी नहीं है पाकिस्तान की सियासत में। और एक बात को और भी समझने की ज़रूरत है कि जो कहा जाता है ना कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाए, तो ये जो हुकूमत है ना इस वक्त पाकिस्तान में, जिस दिन ये मुज़ाकरात होंगे ना इमरान खान की और इस्टेब्लिशमेंट, तो इस हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और ये हुकूमत एक जांदीदा लोगों की हुकूमत है, ऐसा नहीं है कोई फारिग लोगों की और बेवकूफ़ लोगों की हुकूमत है। उनको भी इस बात का है ना अंदाज़ा है, तो हुकूमत भी कभी ये नहीं चाहेगी कि इमरान खान जो है ना मुज़ाकरात की टेबल पर आए। ये अलग बात है वो बयान देंगे कि सियासी रास्ता निकालें, बैठ के बात करें, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करें, लेकिन हुकूमत कभी चाहेगी नहीं कि मुज़ाकरात हो और मुज़ाकरात कामयाब हो। जब मुज़ाकरात हो गए कामयाब और नाकाम तो छोड़े, तो मुज़ाकरात के बाद तो इस हुकूमत की कोई ज़रूरत ही नहीं रहेगी। तो हुकूमत क्यों चाहेगी कि वो कुछ करेगा? तो क्योंकि सियासी तौर पे तो हुकूमत के पल्ले कुछ भी नहीं है। हुकूमत या हुकूमत के जितने भी इत्यादी हैं वो तो बिल्कुल खाली हाथ हैं, दस्ते शफकत है सर के ऊपर, सही हाथ उनके खाली हैं। सही। तो वो मुज़ाकरात का मतलब ही ये होगा कि दस्ते शफकत जो है वो खत्म हो चुका है। सही। तो ये क्यों चाहेंगे कि ये तो जबरदस्ती हाथ को पकड़ के रखेंगे, हमारे सर पर से हाथ मत हटाना, चाहे आपको जो करना है वो कर लें। जहाँ तक इमरान खान का जो रवैया है उसमें एतदाल आ जाए, उसमें या नरमी आ जाए। इमरान खान को भी पता है कि जब तक वो ये रवैया इख्तियार रखेंगे जी, उनकी ना अहमियत बरकरार रहेगी। जिस दिन इमरान खान ने नरम रवैया इख्तियार कर लिया तो उनकी यह हैसियत भी जो है ना खत्म हो जानी है। सही। तो फिलहाल इसी तरह मामला चलेंगे, कोई तब्दीली दूर दूर तक नहीं। सही। इलियास साहब, फैसल साहब तो कहते हैं कि दूर दूर तक उन्हें कोई तब्दीली होती दिखाई नहीं देती, और वो ये भी कहते हैं कि बानी पीटीआई का रवैया भी इसी तरह जारहाना ही उन्हें नजर आता है। वो कहते हैं कि उनकी वैल्यू कम हो जाएगी अगर रवैया बदल गया, नरम रवैया हो गया। लेकिन मफाहमत की बातें गर्दिश कर रही हैं, आप देख रहे हैं कोई ऐसी बात होती है आने वाले दिनों में? देखिए, मुफाहमत की बातें पहले भी इस बारे में की गई, बल्कि कोट लखपत जेल से एक लेटर भी जारी किया गया, इस लेटर में भी मुज़ाकरात के लिए बातचीत की गई। लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं इसका कोई ऐसे पहले भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब भी -1 के ये एक उसकी कड़ी है कि -1 की बात की जा रही है पीटीआई में से। लेकिन असल में जो इसमें है, ये लीडर्स जो करैक्टर्स हैं जिनके नाम आ रहे हैं ये नहीं है। असल जो इसमें स्टेक होल्डर है वो अवाम है, लोग हैं, वोटर्स हैं, जो सबसे ज़्यादा तादाद है जिनकी। अगर वो मानेंगे तो फिर -1 होगा, वरना उसके अलावा तो कोई नहीं -1 करता। अगर ये पार्टी नहीं, जब लोग नहीं, आवाम नहीं कर रही, तो ये भी पार्टी जो स्टैंड कर रही है ये सिर्फ वोटर्स, उनके वर्कर्स की वजह से कर रही है। लीडर्स वगैरह तो सारे दाएं बाएं हो गए थे उस टाइम, अब तो ये पकड़ के बैठाए हुए हैं। लेकिन ये लीडर्स वगैरह से पहले भी बातचीत होती रहती है इनसे, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट का जो टेबल कोट लखपत पर लगाने का फ़ायदा नहीं है, अडियाला में टेबल अपना मुज़ाकरात की लगाने का फ़ायदा है, और ये गवर्नमेंट की भी टेबल का फ़ायदा नहीं है जब तक इस्टेब्लिशमेंट की टेबल नहीं आती। अगर जब तक वो नहीं मान रहे, उन्होंने पहले भी तरदीद की है कि वो नहीं अभी मान रहे, बातचीत नहीं करना चाहते इस मसले पर, तो जब ये तमाम चीज़ें जो इस तरह की बातें करके वो चाहते हैं कि -1 की जो है उस बात को, कड़ी को आगे बढ़ाई जाए। खबर जो है, खबर का बिल्कुल इसमें तो बातचीत इन लोगों से होती है, लेकिन इन चीज़ों में से है कि इनमें से तो बल्कि 1-2 लोगों की ये भी हुआ कि बाहर आए हैं तो इनकी मुलाकातें हुई बाहर। बल्कि ये जो लोग कह रहे हैं कि जिनकी बातें हो रही हैं, ये जो पिछले दिनों हॉस्पिटल में यहाँ गए थे, जो किडनी हॉस्पिटल है ट्रांसफर, जहाँ शाह महमूद कुरैशी को लेके गए, उधर जाके उधर बातचीत वगैरह इन्होंने जाके कहा कि इनको पार्टी में दोबारा शमूलियत अख्तियार कर लीजिए और पार्टी में एक ऐसा ये अपना दोबारा एक प्लेटफॉर्म बनाए और जाके अडियाला में जाके बातचीत की जाए। लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई इस बातचीत पर, क्योंकि ये बातचीत उस तरफ आ ही नहीं रही। असल जो चीज़ है, अवाम को जब तक नहीं चेंज कर सकेंगे, चाहे जो मर्जी आ जाए, क्योंकि जो वोटर है
वो इस पर नहीं आता, ना अवाम जो वोट इनके कारकुन हैं वो नहीं आते। बाकी लीडर शीडर जो भी मर्जी जिधर मर्जी चले जाए उस पर कोई कैद नहीं है। असल चीज़ है कि उन लोगों को लेके आना जो वोटर्स हैं, जो सबसे बड़ी तादाद आते हैं, जो 3 पार्टियों को 4 पार्टियों को उनसे ज्यादा वोट हैं जो इलेक्शन में, जो निशान ना होकर भी जिन्होंने साबित किया। तो ये चीज है कि अवाम को किस तरह ये करते हैं। बाकी -1 लगे रहें, बिल्कुल कोशिश में लगे हुए जिस तरह भी करें। अब इनके जरिए नहीं होती -1। आबिर साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं यही कह रहा था, जिन बूथ बना लें पीटीआई को, मुज़ाकरात शहबाज शरीफ और ज़रदारी से करेंगे तो रास्ता बनेगा। एस्टेब्लिशमेंट से बात ना ये कर सके ना इनसे कोई करेगा, एआई के जरिए कर लें। सही, बिल्कुल इलियास साहब, वही रह गई इतनी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वाकई एआई को इस्तेमाल करना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे मुल्क की सियासत में एक दफा फिर से अकल चाहिए है। बिल्कुल ऐसे ही आमिर साहब मफामत की बातें गर्दिश कर रखी हैं। देखना यह है कि अब ये ऊंट किस करवट बैठता है। इस हवाले से आपने एक्सपर्ट्स की राय जानी। अब बात करेंगे प्रोग्राम में ब्रेक के बाद पाकिस्तान से जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद हर आलमी महाज पर भारत की रुसवाई हुई है। इससे पाकिस्तान को सफारती और स्ट्रेटेजिक लिहाज से कितना फायदा हो सकता है, एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो नाज़रीन, पाकिस्तान से इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत को सियासी, मुआशी और दिफाई समेत हर आलमी महाज पर रुसवाई का सामना है। वो भारत जो खुद को खित्ते का सुपर पावर कहता था, जो राफेल के परों पर गरूर की परवाज भरता था, जो दुनिया को ये बावर कराने में मसरूफ था कि जनूबी एशिया में ताकत का वाहिद मरकज नई दिल्ली है, आज वही भारत आलमी मीडिया की सुर्खियों में नाकामी, झूठ और अस्करी जिल्लत की अलामत बन चुका है। आए रोज आलमी इदारे, गैर जानिबदार जरीदे और दिफाई तज्जियाकार पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर रखे हैं। आज दहशतगर्दी भारत की पहचान बन चुकी है। सिडनी हमले के सारे ताने बाने भारत से जा मिल रखे हैं और भारत की दिफाई सूरत हाल भी सबके सामने है। और मुआशी महाज पर अमरीकी टैरिफ के बाद भारतीय मुईशत तबाही के दाने पर पहुंच चुकी है। सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद हर आलमी महाज पर भारत को रुसवाई का सामना है। इससे पाकिस्तान को सफारती और स्ट्रेटेजिक लिहाज से कितना फायदा होगा, क्या समझते हैं आप फैसल साहब? देखिए, बात यह है कि भारत के साथ जो कुछ हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान ने किया है, वहाँ भारत जो है ना वो एक दुनिया में तो इबरत बना ही बना है, लेकिन भारतीय हुकूमत जो है वो भारत के अंदर भी जो है ना वो इबरत बन चुकी है। भारत की जो है ना वो इस वक्त समझ में नहीं आ रहा कि इस बुराई से जो है ना वो कैसे निकले। वो एक आलमी तनाई का वो शिकार हो गया, दिफाई तौर पे वो जो है पसपा हो चुका है। उसके जो उसके राफेल, जिसको बड़े फखर से मोदी साहब ने कहा था मेरे पास राफेल होते तो मैं ऐसा तैसी कर देता, वो राफेल जो है वो उसके भारत में गिर के जो है वो तबाह बर्बाद कर दिया पाकिस्तान ने। भारत को जो जिल्लत इस दौरान मोदी की हुकूमत में उठानी पड़ी है, वो शायद भारत के पूरी जो तारीख में उसको शायद कभी भी ये नहीं उठानी पड़ी होगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो इस सारी सूरत-ए-हाल का खुशगवार पहलू जो है वो मोदी की हुकूमत ही है। जब तक मोदी की हुकूमत भारत में है तो हमें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मोदी खुद भारत के लिए जो है ना वो गोरबाचौफ जो है ना वो साबित होगा। भारत में तमाम अक़लियतें जो है वो परेशान है। भारत को इस सारे मसाइल से निकलने का जो है वो रास्ता जो है वो कहीं नहीं मिल रहा, वहां सिवाय अफगानिस्तान के। भारत के शायद दुनिया में अब कोई भी जो है ना वो दोस्त नहीं। बिल्कुल ऐसे ही भारत ने जो पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश की, आज आलमी महाज पर हर जगह खुद अकेला हो चुका है। आमिर साहब क्या कहते हैं आप, पाकिस्तान को इससे कितना फायदा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो हमारी मुसल्लह अफवाज ने दुर्गत बनाई इंडिया की, वो तो अब वहाँ से सदर ट्रंप गवाहियाँ दे रहे थे, बाकी तो जरीदे शरीदे क्या वैल्यू रखते हैं जो मुसलसल आ रहे हैं नंबर्स। हमने तो पहले दिन कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक उनके सिग्नेचर्स मौजूद हैं, वो यही होते हैं कि हमने कौन सा तैयारा कहाँ पे गिराया। तो वो बिल्कुल वो बातें अब जो मर्जी 10 मई से लेके अब तक करते रहें बातें, 7 मई को हमने गिराया, जो भी हुआ। बहरहाल अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान की फौजी बर्तरी को भी माना गया। सिफारती सतह पे इंडिया को हर रोज़ हजीमत इख्तियार करनी पड़ रही है मुसलसल। और अभी देख लें जो लेटेस्ट वाक़या सिडनी का भी हुआ। लेकिन इसमें हमारे लिए सबक यह है कि माशाल्लाह हमने ये काम कर लिया, अब हमें मईशत की तरफ तवज्जो देनी है। दिफा हमारा मजबूत है, मजीद मजबूत हो जाएगा।
मजा भी तब आएगा कि जब इंडिया जहां पे खड़ा है तो उस एंजॉयमेंट में हम भी तो जाए ना, कि हम भी IMF से जान छुड़ाएं, हम भी बाकी कर्जों के उस मंझधार से निकलें और लोगों के लिए, आम आदमी के लिए काम करें। हमारी तवज्जो अब उस तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। नवीद साहब, आप क्या कहते हैं? जैसे फैसल साहब ने कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोदी की हुकूमत ही काफी है भारत को डुबोने के लिए, उसका तशख़्ख़ुस खराब करने के लिए, क्योंकि हमने देखा गुज़श्ता रोज भी एक वाक़या पेश आया जिसमें वज़ीर आला ने एक मुसलमान डॉक्टर का नकाब उतार दिया। तो इंसानियत के अगर लिहाज से देखा जाए तो वहां भी खत्म हो चुका है, उनका कहीं इखलाक बाकी नहीं है। और सफारती और मुआशी लिहाज से तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि बिल्कुल भारत तबाही के दहाने पर। अच्छा देखिए, ये कहना कि माशी तौर पर भारत तबाही के दाने पे है, मेरे ख्याल में ये कोई हकीकत पसंदाना तज्जिया नहीं होगा। ऑब्वियसली दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमिक पावर है, इस पे कोई शक नहीं है। हाँ, जिस तरह से ये चीज़ है कि अद्दी बर्तरी तो इंडिया के पास थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के मुताबिक इंडिया जो है वो 4थी बड़ी मिलिट्री है दुनिया में जी, यानी अमेरिका, चीन और रूस के बाद 4थी बड़ी मिलिट्री है उनके पास। तो अद्दी बर्तरी तो उनके पास थी, और पाकिस्तान दूसरी तरफ जो है वो 12वें नंबर पे है उसी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक। तो अपने से यानी 12वें नंबर की मिलिट्री से दुनिया की 4थी बड़ी मिलिट्री जो है वो पिट जाना उसका, इससे बड़ा जो है उसके पास यानी शर्म करनी चाहिए उसकी फौज को कि 4थी बड़ी मिलिट्री दुनिया की, वो दुनिया की 12वीं बड़ी मिलिट्री से जो है वो पिट जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जंगें जो हैं वो अद्दी बर्तरी से नहीं लड़ी जाती। पानीपत की तीसरी जंग हमें याद है कि मरहट्टे 80,000 मरहट्टे और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली 40,000 फौज के साथ अफगानिस्तान से आके उनको पीट के चला जाता है। तो इंडिया एक ह्यूबरिस्टिक वो था कि मैं दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हूँ, मेरे पास जो है वो दुनिया में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनमें से 5 बड़े मुल्कों में से मैं हूँ, और फिर दुनिया की मिलिटरीली जो है वो मैं 4थी बड़ी मिलिट्री हूँ। तो वो ये समझ रहा था। हाँ, उसमें एक हमारा ये है कि हमारी डिप्लोमेसी, इन पर्टिकुलर मैं बात करूंगा, हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी ने जो रोल प्ले किया, और फिर इंडिया को दूसरी तरफ से इंडिया ने जो नथी किया रूस के साथ, वो भी उसे ले डूबा। बिल्कुल, लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो सका। और आज पूरी दुनिया इस बात का एतराफ़ करती है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी हो या कोई भी जंग हो उसको जारहाना और बड़े बेहतरीन अंदाज में लड़े। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे थे कि भारत को हर जगह मुंह की खाना पड़ रही है। अयाज साहब, क्या कहते हैं आप कि कितना फ़ायदा हो सकता है पाकिस्तान को इससे, और क्या मज़ीद इक़दाम करने चाहिए तमाम सूरत हाल से फ़ायदा उठाने के लिए? वो तो सबने बता ही दिया क्या हो सकता है। मैं तो नरेंद्र मोदी की जो रीजीम है ना, उसको मिसाल दूंगा एक ऐसी प्रोडक्ट जिसका बड़ी खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ बड़ा शानदार आपने डिब्बा बनवा लिया है, लेकिन अंदर ग्रेडियंट्स कुछ भी नहीं है। ये हालत है इनकी। मतलब वो आप अगर क्रिकेट की मिसाल लें तो 4थे नंबर की जो फौज है, 4थे नंबर पे आने वाला बैट्समैन वो उस प्लेयर से आउट हो जाता है जो टीम में ही नहीं है। 12वां खिलाड़ी तो जाहिर है सिर्फ फील्ड ही कर रहा होता ना, तो लिहाजा मतलब वो रन आउट ही कर दिया उसने आके जब आया अंदर। तो इससे बुरी हालत हो नहीं सकती थी इंडिया की, लेकिन स्टिल मैं कहूंगा हमें विजिलेंट रहना चाहिए। हमसे बहुत बड़ी इकॉनमी है, हमें अपनी तैयारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। सही। इलियास साहब, आपकी क्या राय है? देखिए, इसके बारे में बिल्कुल यही है कि भारत को अपनी जो सफारती महाज पर जो है, अभी रिसेंटली उसने एक वार किया, जहां उसको मौका मिलता है वो पाकिस्तान पर करता वार। तो इसका हमें हर तरह ध्यान रखना है, बदला लेना है, इसका जवाब देना है, और बिल्कुल अपनी पॉलिसी को जारहाना बनाना पड़ेगा ताकि इन लोगों को पता चले। दफाई महाज में तो हमने उनको शिकस्त दी है, सफारती महाज पर भी दी हुई है, तो अब इसको बरकरार रखना बड़ा ज़रूरी है ताकि दुनिया भर को पता चले कि भारत जो असल चेहरा है, उसका बताया कि असल चेहरा उसकी असल जो उसकी एक्सपोर्ट है वो दहशतगर्दी है, और वो किन तरीक़ों से करते हैं वो पाकिस्तान सबको वाज़ेह कर चुका है। तो इस चीज़ को हमें बिल्कुल सामने लेके आना चाहिए मज़ीद, ताकि दुनिया को पता चले। सही, बिल्कुल। भारत का मज़ीद चेहरा भी दुनिया के सामने आना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।